हमने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, उसके पहले पढ़ लिया डिश धारा मोटर क्या होती है, ठीक। उसके पहले अपने पढ़ लिया एसी और डीसी जनरेटर क्या होते हैं, उन सब के सिद्धांत, उन सब का विस्तार से वर्णन किया। और अब हम इसके बाद उसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आता है कई प्रकार की प्रत्यावर्ती परिवर्तन। इसके पहले हमने एक और चीज़ देखा था IRMS, ERMS, इसकी और EM की बटी √2 होती है। कोई प्रत्यावर्त धारा यदि है तो उसका समीकरण E बराबर EM sin ओमेगा t होता है। IRMS की वैल्यू भी IM/√2 होती है। इसके अलावा हमने देखे थे E एवरेज का मान आधी साइकिल में दिया जाता है, 2/π/EM होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये प्रत्यावर्त धारा के लिए प्रत्यावर्त विभव का व्यंजक देखते थे जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से ज्ञात किया गया। अब यदि कोई परिपथ है तो उस परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है और उसमें हम धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी डिश धारा स्रोत बैटरी को किसी प्रतिरोध से लगाते हैं तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई और विभवांतर V के बीच निश्चित संबंध होता है और V बराबर होता है I/R, जहाँ R उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। बिल्कुल सही, पृष्ठ धारा के लिए बिल्कुल सही, चालक तार के लिए बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सी जगह पर सीधा सीधा लागू नहीं होता। जैसे कि आप इसे AC के लिए पर लगाने की कोशिश करें, AC में यदि हम प्रतिरोध की गणना करें, ठीक है, जैसे आपने DC प्रोवाइड करके पता लगा लिए कि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित किए, 4 वोल्ट की बैटरी थी तो R का मान 4 होगा। अब आपने सोचे कि एक काम AC से करते हैं और AC प्रोवाइड किए उसी प्रतिरोध में से, तो पता चला कि धारा जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल रही, ठीक है। यानी IRMS का मान कितना मिलना चाहिए था, कम से कम 1 एम्पीयर, लेकिन 1 एम्पीयर नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा के लिए अधिक है। AC धारा का मान कैसा हो गया, कम हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा का भी विरोध होता है। किसी भी परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो उसके बहने के विरोध करने के गुण को उस परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस इंग्लिश में, और इम्पीडेंस वर्ड से याद करने चाहिए तो Z से दर्शाते हैं। यानी प्रतिरोध नहीं बोलते उसको, प्रतिरोध तो होता ही है, इसलिए प्रतिरोध के से भी ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी। साधारणतः मानते हैं कि इसका मान 3.7 गुना होता है। क्यों होता है ये बात समझिए, ठीक है। तो जब भी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो उस परिपथ में वाली धारा I और उसके विभवांतर V के बीच ओम का नियम पूर्णतः सत्यापित नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रतिबाधा का मान है, उसके धारा के बहने के विरोध करने का गुण अधिक होता है। धारक प्रत्यावर्ती धारा के बहने के विरोध करने के इस गुण को उस प्रत्यावर्ती परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा। अब प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होता होगा, कौन कौन विरोध करता होगा। जैसे अपने चालक तार में देखे थे कि हम AC को जोड़ते हैं, सर DC को जोड़ते हैं चाहे को, तो चालक तार का प्रतिरोध होता है जो R = ρL/K होता है, L/K। एक अकेली चीज जो उसको प्रभावित करती है वो उसका प्रतिरोध है। लेकिन एक प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित की जाती है तो वो कुंडली में से प्रवाहित हो सकती है, वो किसी संधारित्र में से प्रवाहित हो सकती है। कुंडली में से प्रवाहित होगी तो हम जानते हैं फैराडे के नियम से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाएगा, DC में उत्पन्न नहीं होगा। DC में धारा दिष्ट है। एक सवाल है चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो शुरुआत में जब जोड़ते हैं या जब तोड़ते हैं उसके अलावा जब स्थिर धारा रहती है तब उस समय कोई किसी प्रकार का विरोध करने को नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा विद्युतीय प्रेरण गुण तभी आता है जब धारा का मान परिवर्तित हो। अब हम तो प्रत्यावर्ती धारा यूज कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके विरोध करने का गुण जरूर होगा, ठीक। तो कुंडली जो विरोध करेगी उस विरोध करने गुण को उसका प्रेरकीय प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेरकीय प्रतिबाधा या प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक अकेली कुंडली, अकेला संधारित्र, अकेला प्रतिरोध, इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो वो जो विरोध दर्शाता है उसको बोलते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सेल से दर्शाते हैं इसका प्रेरकता। यदि संधारित्र लगा है तो संधारित्र या धारितीय
तो आपको सिर्फ प्रतिघात सब जगह दिखेगा, उसके आगे सिंबल लगाना, इसको XC से दर्शाना। और तीसरा होता है XR, जिसका मान R के बराबर होता है। ये होता है प्रतिरोधी प्रतिघात। आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, इससे थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, समझ जाएगा। उसको बोलेंगे रेजिस्टिव रिएक्टेंस। अब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत के अलावा मुख्य रूप से 3 प्रकार की चीजें होती हैं जो उसमें से धारा के बहने का विरोध करती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? प्रतिरोध R/F(OL)E जो पहले पढ़ चुके हैं। कुंडली, कुंडली भी फैराडे के नियम से विरोध करती है। तो कुंडली का प्रेरकत्व होता है, उस प्रेरकत्व के कारण वो अपने में से प्रत्यावर्त धारा के बहने का विरोध करती है। उस विरोध करने को उसका प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर कैपेसिटर संधारित्र जो होता है वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जब आप इसी लगाओगे धनात्मक चक्र में चार्ज होगा, ऋणात्मक चक्र में विपरीत दिशा में चार्ज होगा, और इन संपूर्ण क्रियाओं में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में वो धारा के बहने का विरोध करेगा। और उसको बोलते हैं हम संधारित्रीय प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो सिर्फ कुंडली ही नहीं, संधारित्र भी अपने में धारा के बहने का विरोध करता है। अकेला प्रतिरोध यदि है वो तो करते ही करता है। तो ये इन प्रत्येक भाग के कारण, ये सब भाग क्या आते हैं इसके किसी प्रत्यावर्ती परिपथ। तो किसी एक भाग के कारण धारा के बहने का विरोध यदि हो रहा है तो उसे उसका प्रतिघात है। लेकिन परिपथ में सिर्फ अकेला R लगा हुआ ऐसा नहीं होगा, अकेला L लगा हुआ कुंडली लगी ऐसा नहीं होगा, अकेला C लगा हुआ ऐसा नहीं होगा। कारण यदि हम बोल रहे हैं कुंडली, तो क्या कुंडली का प्रतिरोध नहीं होगा? कुंडली किसकी बनी होती है? तांबे की, और तांबे के तार का प्रतिरोध तो ही होगा। यानी अकेला उसका प्रेरक नहीं होगा, उसका प्रतिरोध भी होगा। तो वो कैसा परिपथ हो जाएगा? एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध भी है, यानी प्रतिरोधी प्रतिघात भी है, और साथ ही साथ प्रेरकीय प्रतिघात भी है। यानी जब दो या दो से अधिक भाग एक साथ परिपथ में जुड़े हों तो उनके द्वारा धारा के बहने के विरोध करने के गुण को बोलते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? जब भी किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में दो या दो से अधिक खंड, जैसे कि प्रतिरोध और कुंडली, प्रतिरोध और संधारित्र, कुंडली और संधारित्र, या तीनों एक साथ लगे, तो वो अपने से धारा के बहने का विरोध करते हैं। धारा के बहने के विरोध करने को उस परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। अकेला अकेला लगा हो तो उसको बोलते हैं प्रतिघात, दो दो या पूरे तीनों एक साथ लगे हों तब विरोध करने को बोलते हैं इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं भाई, कंफ्यूज मत होना में। ठीक, पहली चीज जो है वो कौन सी? प्रतिघात है। जो अकेला अकेला जो हिस्सा है, जैसे अकेली कुंडली, अकेला संधारित्र, वो जो विरोध कर रहा है उसको बोलेंगे उसका प्रतिघात। और जब दो चीजें एक साथ लगा दी गई है, तीनों एक साथ लगा दी गई है, वो भी अपने में धारा के बहने का विरोध करेंगे, उसको बोलेंगे प्रतिबाधा। तो इसको Z से दर्शाते हैं। Z का मान हमेशा E/I या EM/IM या ERMS/IRMS होता है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी क्षण तात्क्षणिक विभव E और तात्क्षणिक धारा I के अनुपात को उस परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। कब? जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ, या उसके शिखर मान, विभव के शिखर मान और धारा के शिखर मान के अनुपात को उसकी प्रतिबाधा कहते हैं। या उसके वर्गमान निर्माण, इसके विभव के और धारा के वर्गमान निर्माण के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं। तीनों एक से आते हैं, तीनों के मान सेम आते हैं। मात्रक इसका ओम होगा, ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ठीक, ये सभी के मात्रक ओम है। ठीक, पर ये ओम के नियम का पालन से प्रतिरोध की स्थिति में करेंगे, अन्य स्थिति में नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो तीनों के अकेले अकेले कोई भी एक अकेला खंड ले, इनको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा खंड। कुंडली है तो एक खंड कहलाएगा, अकेली कुंडली लगी है तो उसके द्वारा विरोध करने को उनको प्रेरकीय प्रतिघात बोलेंगे। अकेले कैपेसिटर लगा है, संधारित्र लगा है तो उसके द्वारा विरोध करने को उनको संधारित्रीय प्रतिघात बोलेंगे। अकेला रेजिस्टेंस लगा है तो क्या बोलेंगे? उसको प्रतिरोधी प्रतिघात। लेकिन दो या दो से अधिक खंड एक साथ लगाएगा हो तो वो अपने धारा के बहने का विरोध करेंगे, जिसको बोलेंगे प्रतिबाधा। और ये परिभाषा होगी प्रतिबाधा और प्रतिघात की, अच्छे से समझ लो, बिल्कुल नई चीजें हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ठीक से समझोगे तो बात दिक्कत होगी। ठीक, तो ये हो गया
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बाद। और अब हम शुरू करते हैं एक एक खंड के लिए कि वो किस तरह से बिहेवियर है, किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करेगा जब उसके साथ प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाए, प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया जाए। तो अकेला आर हो तो कैसे होगा, उसका हम स्टार्ट करेंगे। तो उसको बोलेंगे आर परिपथ, इसको के साथ केवल शुद्ध प्रतिरोध लगाया गया हो, शुद्ध प्रतिरोध। अब यहाँ शुद्ध प्रतिरोध होने के पीछे कारण है कि प्रतिरोध कैसा होगा, प्रतिरोध एक सीधी तार भी होगा, सीधी तार भी होगी, ठीक है। तो वो अपना कुछ न कुछ मात्रा में तो जरूर है, लेकिन तब भी अपने समान के चल रहे आदर्श स्थिति है। और आदर्श स्थिति में ये केवल एक प्रतिरोध है, इसको अपने जोड़ लिए हैं एक स्रोत के साथ, जो किस प्रकार का है, प्रत्यावर्ती स्रोत है। ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन पर बढ़ा देते हैं। इसी क्षण इसमें धारा आई है, ये प्रतिरोध आर है, इसके स्रोत पर विभवांतर जो है वो ई। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर होगा आई इंटू आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई बटे आर। ठीक, ई का मान रख देंगे ई एम साइन ओमेगा टी बटे आर। ई एम बटे आर क्या कहलाएगा, धारा का शिखर मान। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। शिखर मान को कैसे लिखेंगे, आई। इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। अब आप देख रहे हो समीकरण को, समीकरण 2 में बिल्कुल वैसा ही सूत्र प्राप्त हुआ है। यहाँ ओमेगा टी था, यहाँ भी ओमेगा टी, कोई इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं, ठीक है, समान कला में। और इसलिए इसका जब कला चित्र बनाएंगे, कला चित्र एक ऐसा चित्र होता है जिसमें ई और आई कितने कोण पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, कितने कोण पर हैं, उनको दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए O से A एक्स दिशा में ई को दर्शाया है, तो उसी दिशा में O से B इसको दर्शाया गया आई, क्योंकि आई और ई कैसे है, एक ही दिशा में। यदि कुछ कोण पर होते तो कोण पर बना देते, ठीक है। 90 अंश पर होते एक को एक्स अक्ष पर तो दूसरे को वाई अक्ष पर देते, जो अपन इसके बाद सीखेंगे एल और सेकंड पर, ठीक है। तो ये कहलाता है उसका कला चित्र। कला चित्र मतलब उनके बीच कलांतर को दर्शाते हुए खींचा गया, ठीक है। यहाँ पर ई और आई ये समान कला है, इस दोनों को एक्स दिशा में खींचा गया। साधारणतः हम ई को एक्स दिशा में लेते हैं। तो ये आर परिपथ है जो आज तक कभी नहीं आया, लेकिन आपको इससे जो गुण मिल रहा है कि जब आर परिपथ होता है तो ई और आई समान कला में होते हैं, ठीक है। ई और आई कैसे होते हैं, ई और आई समान कला में सेम फेज में होते हैं। अब ये फेज क्या होता है वो पूछना नहीं है, पिछले साल पढ़ चुके हो आप लोग 11वीं क्लास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर परिपथ, बहुत आसान सा है, आज तक कभी नहीं आया जैसे होता है। आया क्या है, एल परिपथ, सी परिपथ या आर एल परिपथ या आर एल सी परिपथ, और भी होते हैं दो, लेकिन ये चार सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक एक करके अपन इसके अलग एल परिपथ करते हैं, इसको बता दें, इसका एक क्षेत्रफल से दो तो कोई कठिन नहीं है। अब एल परिपथ में यहाँ पर हमें कुंडली लगाएंगे, कुंडली है मान के चल रहे हैं, उस कुंडली का स्वतः का प्रतिरोध नहीं है, केवल प्रेरकत्व है उसका, और कितना है एल। जब इसमें से आई धारा आती है तो इसके स्रोत पर प्रेरित होने वाले विद्युत भागों का मान वी एम है, ठीक है। वी एम तब है जब हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी लगाया है। इसी क्षण धारा का मान कितना है, आई। तो हम जानते हैं कि वी एल बराबर होगा माइनस ई के, किसके नियम से, लेंथ के नियम से। प्रेरित विद्युत भाग वाले प्रेरित धारा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। यहाँ किसके कारण उत्पन्न हो रही है वो, यहाँ वो ई के कारण उत्पन्न हो रही है, ई में परिवर्तन के कारण, ठीक है। कैमरा यानी जो प्रेरित विद्युत भाग वाला है उसका मान माइनस ई के बराबर है, क्यों, क्योंकि वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण, क्योंकि समीकरण। लेकिन हम जानते हैं फैराडे के ईएमआई नियम से, फैराडे के ईएमआई नियम से कि वीएल बराबर होता है माइनस एल डी आई बटे, होता है ना, बड़े क्या होते हैं, माइनस एल डी आई बटे 2 और 3 से क्या मिलेगा आपको, 2 और 3 से आपको मिलेगा ई बराबर एल डी आई बटे। यहाँ ई का मान रख देंगे, ई का मान 1 से, एक में क्या है ई एम
साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बटे एल इधर ले आएंगे, डी इधर ले आएंगे, तो डी आई बराबर हो जाएगा पी एम के बटे एल साइन ओमेगा टी डी। हमको क्या करना है, धारा का व्यंजक निकालना है। धारा का व्यंजक निकालने के लिए आई का मान ज्ञात करना है, डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये समीकरण मिला, इसे समाकलित करें, समाकलित करने तो इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन ये बटे एल साइन ओमेगा टी, डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई ई एम बटे एल बाहर आ जाएगा। मुझे बताएंगे कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos ओमेगा टी के बटे ओमेगा, क्यों बटे ओमेगा, क्योंकि हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जब साइन ई एक्स प्लस बी का करते हैं तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन रीराइट करेंगे, सुधार के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ये तो नहीं जॉब है ई एम के बटे ओमेगा इंटू एल, ये किसमें है, माइनस में है, तो इसको ऐसे लिखा है माइनस कॉस ओमेगा। अब थोड़ा समझा दूँ, माइनस कॉस थीटा या फिर बोले कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, पता है आपको, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस 90। ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसी का हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं। माइनस कॉस थीटा को ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई बराबर ई एम के बटे ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा ई एम बटे ओमेगा एल है, इसको देखिए समीकरण नंबर कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 में ई एम के बटे ओमेगा एल ये धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान, तो आई बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये समीकरण बन जो हमारा क्वेश्चन था। और ओमेगा एल के आपने पढ़ा था कि z बराबर कितना होता है, ई एम के बटे आई एम होता है, ई एम के बटे आई एम बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। और चूंकि एक ही अकेला जुड़ा हुआ है, अकेला एक ही पार्ट जो जुड़ा रहता है तो उसी को हम प्रतिघाती, इसी को प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल और जेड बराबर होंगे इस में, और उसका बाद कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। फिर से रिपीट करूँ एक बार, ध्यान समझना, ये एल कुंडली है जिसका सर्किल का एल, सॉरी कुंडली जिसका सर्किल का एल है, जिसे प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ दिया गया है, ये बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। लेंज के नियम से इसमें धारा जब बदलेगी परिवर्तित होगी, तो परिवर्तित धारा प्रवाहित होने पर लेंज के फैराडे के नियम से उससे प्रेरित होगा विद्युत बल, जिसकी दिशा लेंज के नियम से उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हो रही है। ई के परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए वी बराबर हो जाएगा माइनस। फैराडे के नियम नियम से वी बराबर होता है माइनस एल दिया गया डी, 2 और 3 की तुलना कर देंगे, ई बराबर हो जाएगा एल दिया गया। ई का मान 1 से रखेगा, 1 कहाँ पर है, ये यहाँ से रख देंगे अपन, यहाँ पर ई का मान कितना, ई एम साइन ओमेगा बराबर एल दिया गया। डी आई का मान यहाँ से लेंगे, तब तो इधर पक्षांतर कर देंगे, और अब दोनों पक्षों को समाकलित कर देंगे। जब समाकलित करेंगे तो डी आई का समाकलन तो आई हो जाएगा, ई एम बटे एल बाहर निकल जाएगा, साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा इंटू एल को एक साथ लेंगे तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी। मैंने बताया कि माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको इस तरह लिखिए, ये बटे ओमेगा यहाँ पर धारा का शिखर मान है। ठीक है, तो इसकी समीकरण 5, समीकरण 5 से क्या हो जा रहा है, समीकरण 5 से हो जा रहा है कि धारा का मान विभव की तुलना में 90 अंश से पश्चिमात में होता है, माइनस पाई बाय 2 है, माइनस का पीछे, ठीक है, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 से पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब धारा विभव से पिछड़ेगी, कितने डिग्री से पिछड़ जाएगी, पाई बाय 2 से। ठीक, इसको हम पहला चित्र में कैसे प्रदर्शित करेंगे तो दिखाते हैं। ठीक है, पहला चित्र प्रदर्शित करने के लिए जगह कहाँ होगी,
यदि अपन ने यहाँ पर ई को लिया है, ई ओ से लेकर ए तक किसको प्रदर्शित किया ई, तो आई से पीछे की ओर है। पीछे की ओर कैसे बनाते पता है क्या? पीछे की ओर आने के लिए हम घड़ी की चलने की दिशा पर, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में धनात्मक होता है कोण कमान, लेकिन समान दिशा में ऋणात्मक। यहाँ ये हो जाएगा आई, जो यहाँ से कितने डिग्री पीछे हो जाएगा -π/। इसी को यदि हम और घुमाने पर 90 अंश से, तो 90 अंश से घुमाने के बाद क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये ओ से बी तक, ये आई है, तो ई कहाँ पहुँच जाएगा? ई पहुँच जाएगा यहाँ। यहाँ पर बोल सकते हैं आई से ही π/2 से आगे। इन दोनों में से कोई बना सकते हो। मेरे बताओ कि राजदीप के आगे निशांत खड़ा है, इसका मतलब क्या है कि निशांत के पीछे राजदीप है। बस यही कहानी यहाँ पर है। यदि हम बोल रहे हैं कि ई से आई 90 अंश से पश्चिमगामी है, तो इसका अर्थ ये भी तो हुआ कि आई से ई 90 अंश से अग्रगामी, आगे की ओर, ठीक है। और इसलिए ये दोनों प्रमाण बिल्कुल एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है उनमें, ठीक है। कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ई से आई 90 अंश से पीछे, दूसरे बोलते हैं आई से ई 90 अंश से आगे। ये हमेशा एल परिवर्तन होता है। एल परिवर्तन में ई और आई के बीच का अंतर 90 अंश आता है, और साथ ही साथ आई हमेशा 90 अंश से पश्चिमगामी या पिछड़ी हुई, ठीक है। तो ये हो गया एल परिवर्तन का प्रवर्तन। फिर से रिपीट कर दे, समझ में आगे होगा। वैसे ये आर्टिकल तो पूरा आ गया होगा, सर उम्मीद है, ठीक है। अंतर यहाँ पर जाकर के मैंने बताया कि ई एम बटे आई एम को जेड बोलते हैं, ई एम बटे आई एम जेड और ओमेगा एल है। क्योंकि अकेला एल लगा, एक अकेला खंड लगा होता है, तो प्रतिघात, बाधा और प्रतिघात कैसे होती है? समान होती है, ठीक है। तो जेड बराबर किसको जाएगा? एक्सएल। एक्सएल क्या कहलाती है? प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सएल को बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। बराबर क्या होगा? ओमेगा एल। ध्यान रखें, ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2π। यदि एफ 0 कर दोगे, यानी डीसी डायरेक्ट करंट, तो उस समय ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यानी कुंडली जो है तो कोई प्रतिरोध नहीं है, और इसलिए अपन डीसी सर्किट में कभी कुंडली का कोई उपयोग नहीं देखते, ठीक। वहाँ प्रतिरोध होता है, अकेला प्रतिरोध, एल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। और उसके पीछे गाड़ी है, ठीक। ओमेगा का मान हमारे यहाँ यदि ऐप देख क्या होती 50 हर्ट्ज की एसी होती है, उस हिसाब से ओमेगा का मान 314 आता है। तो 314 इंटू एल अब छोड़ नहीं सकते आप, ठीक। कुछ न कुछ उसका मान जरूर आएगा ओमेगा, और आर की तुलना में नेगेटिव होगा। इसलिए एक एसी परिवर्तन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसी परिवर्तन आगे समझ में, ये पूरी चीज़ें जो है एल परिवर्तन के बारे में, और कल अपन करेंगे सी परिवर्तन। आज जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को अपना मोबाइल डालना पड़ेगा सुधारने के लिए, 1-2 घंटे लगेंगे उसमें, नहीं लगा तो हो सकता है कल सुबह तक सुधर के मिले, ठीक है। तो हम इसको क्लास को भी जल्दी खत्म कर रहे हैं ताकि 7 बजे तक सुधर के मिल जाए।